Hello, good morning, students. Today we are starting chapter number 11 of your macroeconomics book, that is foreign exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज रेट ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है कि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में कहाँ से आता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे रेट फिक्स होता है कि कितने डॉलर में कितने रुपीज़ में कितना डॉलर मिलेगा, ये सब चीज़ें कैसे फिक्स होती हैं। यहाँ हम कुछ कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट इज़ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है या फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू द फॉरेन करेंसी। जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी वो सारी करेंसी होती हैं जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर या कहना चाहिए कि इंडिया की बॉर्डर के बाहर यूज़ होती हैं। रुपी के अलावा बाकी सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज में जाएंगी। द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द कंट्री से इंडिया रेफर टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज विद द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द पॉइंट ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड practice is to measure the entire stock in terms of US dollar by converting the value of currencies into US dollar। सारी करेंसीज के लिए एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मेजरमेंट की सिर्फ US डॉलर फिक्स की गई है। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसीज कैन बी एक्सचेंज फॉर द फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारी डोमेस्टिक करेंसी सपोज जैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज़, तो डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ को हम फॉरेन करेंसी डॉलर से किस तरह एक्सचेंज करेंगे, किस रेट पे एक्सचेंज करेंगे, वो कहलाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, अगर 50 रुपीज़ आर टू बी पेड, इफ़ यू हैव टू पे 50 रुपीज़ टू बाय 1 US डॉलर, देन एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। दिस रेट इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो वी कैन से दैट द रेशियो बिटवीन द एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज इन द टू कंट्रीज is known as foreign exchange rate। Crowther की definition given है, the rate of exchange measure number of units of one currency which is exchanged in the foreign market for one unit of another, that is known as foreign exchange rate। जब हम foreign exchange की बात करते हैं मतलब हम foreign currency की बात करते हैं। जब हम foreign exchange rate की बात करते हैं मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि टू कंट्रीज़ की करेंसीज किस रेट में एक्सचेंज होती हैं। सेकेंड टॉपिक इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। टू टाइप्स की रेट होती हैं, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। Flexible exchange rate is called floating exchange rate. It is that rate which is determined by supply and demand forces in the foreign exchange market। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसीज की क्या डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पे अगर रेट फिक्स होता है करेंसी एक्सचेंज का तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड ऑफ अ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज पार एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो फिक्सेशन होता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, इसके कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं कि कैसे डिमांड को लेना है और कैसा आपको सप्लाई को लेना है। फर्स्ट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। आपको ना प्राइस में चेंज करना है ना अमाउंट्स में, कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपने सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर देना है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और जो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस होती है उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। द हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना महंगा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का रेट, उसकी जो डिमांड होगी उतनी कम हो जाएगी प्राइस में और डिमांड में, नेगेटिव रिलेशन हुआ। अब डायग्रामेटिकली इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ, फिगर नंबर 1 को देखिए आप। अगर 1 US डॉलर R1 पॉइंट देखिए और R2 पॉइंट देखिए। अगर 1 US डॉलर 50 रुपीज़ में मिलता है तो N करके डिमांड आती है, मतलब 200 यूनिट्स हम डिमांड करते हैं। अब अगर वही US डॉलर 70 यूनिट्स मतलब 70 रुपीज़ में मिलने लगा, R1 से रेट R2 पे पहुंच गया, तो जो डिमांड होगी वो 200 से 100 पे आ जाएगी, मींस N पॉइंट से M पॉइंट पे आ जाएगी। सो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने निकाला है कि अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, और अगर उसकी डिमांड कम करना है तो प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशन है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज की रेट में, मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस ले रहे हो और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ले रहे हो, इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमने अभी पढ़ा था डिमांड के साथ रिलेशन, ऐसे अब हम पढ़ रहे हैं सप्लाई के साथ रिलेशन। अगर 1 US, फिगर नंबर 2 आप देख सकते हैं, आपकी पिक्चर में यहाँ शो हो रहा है फिगर नंबर 2 और बुक में भी होगा। अगर R1 पॉइंट देखिए, फिगर में जो Y एक्सिस है उस पर R1 पॉइंट है। अगर 1 US डॉलर 50 रुपीज़ में मिल रहा है तो उस समय उसकी डिमांड कितनी आ रही है,
ओ एक्स एक्सिस पे देखिए एम पॉइंट दिया होगा 100। अगर इसकी रेट बढ़ जाएगी मींस $1 अब 70 रुपीज़ में मिलने लगा है तो डिमांड तो कम हो जाएगी पर उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो देखिए ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बना हुआ है, एंड पॉइंट पे ये शिफ्ट हो जाएगा 200 यूनिट्स। मींस अगर हम बात करें डिमांड की तो डिमांड का एक्सचेंज रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है और डिमांड सप्लाई का एक्सचेंज रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन इन योर बुक दैट इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज तब होता है जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई उसकी डिमांड को मैच करती है। Diagrammatically, equilibrium rate of exchange corresponding to the point where supply and demand curve in the foreign exchange market are intersect each other. Now let's we move to the figure number 3. This depict the situation. In figure number 3, y-axis taken for rate of exchange and x-axis taken for demand and supply. अब देखिए यहाँ पे SF करके एक कर्व बना है और DF करके कर्व बना है। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो डिमांड का है और जो अपवर्ड है वो सप्लाई का है। डिमांड और सप्लाई चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए स्लोप जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड बनता है, और प्राइस का सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए सप्लाई कर्व अपवर्ड बनता है। तो यहाँ SF और DF इस तरह से बनाए गए हैं। और जो E पॉइंट है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई से इंटरसेक्ट करती है, इक्वल हो जाती है। तो यही जो पॉइंट होगा ना इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इस रेट पे ही फिक्स कर दिया जाएगा कि जो $1 है वो इतने रुपए में मिलेगा। क्योंकि अगर हम R1 पे जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, R2 पे जाएंगे तो रेट कम हो जाएगा, पर R पॉइंट ऐसा है जहाँ इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, तो वो पॉइंट सेट कर दिया जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज का point which will ultimately determined at that point where demand for a foreign currency and supply of a foreign currency are equal. अब अगर हम डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम रेट है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन मोर ऑफ इट्स डिमांडेड एट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसमें अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। एंड डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन द लेस ऑफ इट्स डिमांडेड एट इट्स एग्जिस्टिंग रेट। लाइकवाइज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन मोर इट्स सप्लाई एट द एग्जिस्टिंग रेट एंड डिक्रीज इन फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन मोर इट्स सप्लाइज एट द एग्जिस्टिंग रेट। इसी एग्जिस्टिंग रेट पे अगर ज़्यादा डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की तो इंक्रीज इन डिमांड है, और अगर कम डिमांड करेंगे तो डिक्रीज इन डिमांड है। अगर इसी एग्जिस्टिंग रेट पे हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे फॉरेन करेंसी की तो इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर कम डिमांड करेंगे तो डिक्रीज इन सप्लाई। सारे कर्व बनाते टाइम इस चैप्टर के आप एक ही रिलेशन ज़रूर याद रखिएगा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि प्राइस का या एक्सचेंज रेट का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है तो हमेशा उसका डाउनवर्ड कर्व बनेगा, और प्राइस का सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है तो उसका अपवर्ड कर्व बनेगा। अगर ये आप ये बेसिक सी चीज़ याद रखेंगे तो आप सारे कर्व इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब सिचुएशन 1 पे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है तो उससे हमारी डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे दिया हुआ है, एक कर्व दिया है, फिगर नंबर 4 देखिए। फिगर नंबर 4 पे वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एक्सचेंज लिया है और एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई को लिया गया है। इनिशियल डिमांड जो थी वो थी डिमांड और सप्लाई कर्व देखिए, आर पॉइंट पे जो क्वांटिटी थी वो आर पॉइंट पे क्वांटिटी जो सप्लाई है वो नीचे दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे क्यू। उस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहां जिस आर पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स इक्वल है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर आप क्या करेंगे, इन डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, सो जो डाउनवर्ड कर्व है ना डी, देखिए जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, तो जो ब्लू वाला जो लाइन है ना डिमांड का वो ग्रीन वाली लाइन पे D1 पे शिफ्ट होगा। तो उससे अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, देखिए थोड़ा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आगे पहुंच गया है, R1 पे पहुंच गया है और यहाँ भी क्वांटिटी बढ़ गई। अगर हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो रेट भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने से हमारा रेट बढ़ गया। हम ये कह सकते हैं कि डिमांड को बढ़ाने से पहले क्यू क्वांटिटी कंज्यूम करते थे या डिमांड करते थे, अब इस क्वांटिटी को हमने Q1 तक पहुंचाया तो उससे हमारा रेट बढ़ गया है। डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D to D1, दिस कॉजेज राइज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR
to OR1. Now $1 is available for 70 rupees instead earlier of 60 rupees. पहले $1 आप 60 रुपीज़ में ख़रीद लेते थे, अब वही $1 आपको 70 रुपीज़ में खरीदना पड़ रहा है। मतलब आपके रुपीज़ ज़्यादा खर्च, 10 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करके आपको $1 मिल रहा है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब हमें $1 खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़े, वो कंडीशन कहलाती है करेंसी डेप्रिशिएशन। हमारा जो रुपी है, हम डॉलर की बात नहीं कर, हमारा जो करेंसी है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, वो अब क्या हो रही है, डेप्रिशिएट होती है ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट सिचुएशन, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को कम कर देते हैं तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसके एप्रिशिएशन हो जाता है। अब फिगर नंबर 5 को आप देख सकते हैं। फिगर नंबर 5 में जो इनिशियल थी ना, जो डिमांड थी वो आर पे क्वांटिटी कंज्यूम था। अगर आप डिमांड को कम कर रहे हो, आर और क्यू पॉइंट था इनिशियल, अब आप क्यू से Q1 पे पहुंच रहे हो, मतलब आप डिमांड को कम कर रहे हो। तो पहले आपको डिमांड को कम करना है, तो उससे एक्सचेंज रेट में क्या फ़र्क आएगा, एक्सचेंज रेट में ये फ़र्क आएगा, रेट भी कम हो जाएगा। वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, R से R1 पे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम एक $60 60 में ख़रीदते थे, अब हम वही $50 50 में ख़रीदने लगे हैं, तो हमें 10 रुपीज़ कम देने पड़ रहे हैं ना डोमेस्टिक करेंसी के। तो ये सिचुएशन कहलाती है करेंसी एप्रिशिएशन। फर्स्ट अभी जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने करेंसी डेप्रिशिएशन की, और ये वाली जो सिचुएशन है ये है करेंसी एप्रिशिएशन की। करेंसी एप्रिशिएशन रिफर टू द सिचुएशन व्हेन रुपी एप्रिशिएट्स इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी सो दैट यू कैन नीड लेस एंड लेस रुपी टू बाय $1। अब सिचुएशन थर्ड पे चलते हैं जहां आपको सप्लाई लेना है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई को हम बढ़ा देते हैं तो उसकी या बढ़ जाती है तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट होने लगेगी। अब ये कैसे होगा, अब इसके लिए आप देखिए फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है। फिगर नंबर 6 में जो इनिशियल था, जो शुरुआती रेट था R, और जो डिमांड जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो था Q पॉइंट पे, तो इक्विलिब्रियम रेट ऊपर स्ट्रक हो रहा था। अब इसके बाद आपको सप्लाई को कर्व करना है, तो जो अपवर्ड वाला कर्व है ना ब्लू कलर का, आपको उसको क्या करना है, राइट वर्ड शिफ्ट करना है। क्योंकि जब भी कोई सप्लाई की या डिमांड की बात करें, अगर इंक्रीज होती है तो राइट वर्ड शिफ्ट होती है, और अगर डिक्रीज होती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। तो आप पहले जब सप्लाई कर्व को शिफ्ट करोगे ना राइट वर्ड, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है सप्लाई, तो आप उसको राइट वर्ड शिफ्ट करोगे तो जो डिमांड होगी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। सप्लाई बढ़ने से रेट कम हो जाता है, चाहे किसी गुड्स की बात करें चाहे फॉरेन करेंसी की बात करें। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है ना तो उसकी रेट जो है वो कम हो जाती है, और उसके कारण जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले $1 इज अवेलेबल फॉर 50 रुपीज़ इंस्टीड ऑफ 60 अर्लियर। पहले आप उस $1 60 में खरीद रहे थे, अब सप्लाई ज़्यादा होने के कारण आपको $1 50 में मिलने लगा, सस्ता मिलने लगा ना, तो आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 4 पे। सिचुएशन नंबर 4 में आपको फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है उसको कम करना है। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाती है, हमें वो महंगा मिलने लगता है। इसका मतलब हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होने लगती है। फिगर नंबर 7 आप देख सकते हैं। फिगर नंबर 7 में इनिशियल रेट R है और इनिशियल क्वांटिटी Q है। अब आपने क्या किया, सप्लाई को कम किया। जब भी हम सप्लाई को कम करेंगे तो जो सप्लाई कर्व है ना, ग्रीन कलर का कर्व बना होगा आपके ग्राफ में, वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड। डार्क ब्लू कलर का जो कर्व है ना उस साइड शिफ्ट होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें $1 60 में मिल रहा था, अब वही $1 70 में मिलने लगा, रेट बढ़ गया है। तो उससे ये होगा कि हम उसकी डिमांड को या उसकी सप्लाई कम होने के कारण उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। Q से Q1 पे हो जाएगा सप्लाई शिफ्ट, और जो आपका रेट है वो R से R1 पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब ये वही कंडीशन होगी कि पहले हमें $1 60 में मिलता था, अब वही $1 हमें 70 रुपीज़ में मिलने लगा है। इसका मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई, डंप हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी डिमांड इंक्रीज होती है फॉरेन करेंसी की तो करेंसी हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है। सिचुएशन 2 हमने पढ़ा था कि अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होती है तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है मतलब रुपीज़ वो एप्रिशिएट होती है।
सिचुएशन थर्ड हमने पढ़ा कि अगर इंक्रीज होता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज़ वो अप्रिशिएट होती है। सिचुएशन फोर, अगर डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है, कम होती है। हियर द टेबल ऑफ डिफरेंस इज गिवन एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आप इस टेबल को पढ़ लीजिए, काफ़ी ईजी है। याद आपको ये रखना है करेंसी एप्रिशिएशन तभी होता है जब सप्लाई इंक्रीज हो या डिमांड डिक्रीज हो, और करेंसी डेप्रिशिएशन, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएशन तभी होता है जब इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो। टॉपिक इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इट इज सेड टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज मेंटेन्ड सेट बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तब हम मानते हैं या तब होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जब जो फॉरेन करेंसी की जो मेंटेनेंस है पूरा गवर्नमेंट करता है, या कहना चाहिए कि सेट करती है प्राइस गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट में सेट इट एट द लेवल लोअर और हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। When the exchange rate is set higher than the equilibrium exchange rate, फिगर नंबर 8 देख सकते हैं आप। एक्सचेंज रेट जो है इक्विलिब्रियम रेट से अगर हाई तय किया जाता है, आर जो रेट है उस पर जो एल है वो क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाई आप उसको ले सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम वहाँ स्ट्रक्ट हो रहा है जहाँ सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस की कितनी प्राइस रहेगी, तो अगर गवर्नमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम रेट से हायर प्राइस सेट कर देती है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, मतलब इक्विलिब्रियम रेट $1 हमें 50 रुपीज़ में मिल रहा है, अब वही $1 हमें 60 रुपीज़ में मिलने लगा, तो उसके क्या कंडीशन अराइज होती है। ये जो कंडीशन अप्लाई होगा या क्रिएट होगा वो होगा द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। ये जो कंडीशन है ना कि एक्सचेंज रेट $1 पहले 50 रुपीज़ में मिल रहा था, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज तय किया गया था, बट गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रोल प्ले करके वो रेट को क्या सेट कर रहा है, $1 नाउ फॉर 60 रुपीज़, तो उससे जो हमारी करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हो रहा है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिशिएशन अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इन इंटरनेशनल मनी मार्केट, बट डिवैल्यूएशन अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग एक्सचेंज रेट। डिवैल्यूएशन जो होता है वो गवर्नमेंट के रोल के कारण होता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई के कारण नहीं होता है, पर जो डेप्रिशिएशन होता है वो मार्केट डिमांड और सप्लाई के कारण होता है। अब ये जो डिवैल्यूएशन होता है इसका क्या इम्प्लीकेशन निकल के आता है, डिवैल्यूएशन लीड्स टू द एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। सबसे पहले तो जो फॉरेन करेंसी होती है ना उसकी इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। दिस वुड लीड टू द फॉल इन एक्सचेंज रेट, और उसके कारण होता क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। इन विच सिचुएशन द वेरी पर्पस फॉर द डिवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट, इट इज़ देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब द एक्सेस सप्लाई बाय द वे ऑफ इट्स ओन परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। और उसके बाद एक्सेस सप्लाई की कंडीशन जब जनरेट हो जाएगी और रेट कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज कर लेती है फॉरेन करेंसी, क्योंकि उसको क्या करना है, एब्जॉर्व करना है, अपने पास लेके आना है, एक्सेस सप्लाई को कम करना है, तो उस वही कंडीशन को जनरेट कर रही है और वही कंडीशन को रिमूव कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेस सप्लाई जब फॉरेन करेंसी की हो जाएगी डिवैल्यूएशन के बाद, तो वो सारा ग्रास्प करने के लिए इंटरनेशनल मनी मार्केट से एब्जॉर्व कर लेगी सारी करेंसीज को, फॉरेन करेंसीज को। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मस्ट राइज। what happens when the exchange rate is set lower than the equilibrium exchange rate? अभी तो हमने हायर की बात करी, अब हम लोअर की बात करते हैं। क्या कंडीशन आएगी जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से कम रेट तय करेगी फॉरेन एक्सचेंज रेट का, मतलब पहले $1 अगर 50 रुपीज़ में मिल रहा है और गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि नहीं $1 अब 40 रुपीज़ में मिलेगा, तो उससे हमारी जो करेंसी है उसका क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन हो जाएगा। क्या कंडीशन आ जाएगी, रीवैल्यूएशन। अब आप फिगर नंबर 9 को देख सकते हैं। पहले इक्विलिब्रियम रेट आर पॉइंट देखिए, आर जो है वो इनिशियल पॉइंट है और उसमें जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई इन्होंने एल लिया हुआ है, तो मतलब $1 50 रुपीज़ में मिल रहा है और इक्विलिब्रियम स्टेट वो पॉइंट है। अब अगर हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डाउन में या कहना चाहिए कि कम में, लोअर में अगर हम पॉइंट सेट करते हैं, जो पी और क्यू पॉइंट है वो पॉइंट स्ट्रक होगा। फिर अगर हम $1 पहले 50 रुपीज़ में ले रहे हैं, अब वही $1 अगर हम 40 रुपीज़ में लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, द वैल्यू
ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन तब होता है करेंसी का जब मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड कम या ज़्यादा होती है, या हम बात करें कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई चेंज होती है, तब हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. पर रिवैल्यूएशन की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब लोअर प्राइस एक्सचेंज रेट जब लोअर सेट करती है तब हमारी करेंसी का जो होता है रिवैल्यूएशन होता है. और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, रिवैल्यूएशन लीड्स टू द एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. द आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड बाय रिलीजिंग सप्लाई फ्रॉम इट्स फॉरेन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. रिवैल्यूएशन के कारण फॉरेन करेंसी, क्योंकि पहले वही $1 50 में मिल रहा था, अब वही $1 40 में मिल रहा, सस्ता हो गया ना, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड इंटरनेशनल मनी मार्केट में बढ़ जाएगी. और आरबीआई इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने पास जो एक्सेस रिजर्व उसके पास रखा हुआ है वो उस रिजर्व को रिलीज करना शुरू कर देगा, मीन्स उसकी सप्लाई को वो बढ़ा देगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग. इवन व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एट टाइम्स द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस टू मैनेज द एक्सचेंज रेट सो इट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ द डिजायर्ड लिमिट. आपको पता है जो एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट फिक्स होते हैं. बट आरबीआई जो होता है, सेंट्रल बैंक होता है, कभी कभी वो अपना वर्क या मैनेजमेंट करता है, इंटरफेयर करता है एक्सचेंज रेट के मैनेजमेंट में, ताकि जो लिमिट्स हैं कहीं वो क्रॉस ना हो, तब वो कहलाता है मैनेज फ्लोटिंग. जब आरबीआई अपना रोल प्ले करता है दैट इज कॉल्ड एज मैनेज फ्लोटिंग. सो वी कैन से दैट मैनेज फ्लोटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज इन रेट इन विच देयर इज अ ओकेजनल इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द फ्लोट और मैनेज द फ्लोट. इट इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग. जो सेंट्रल बैंक होता है ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे अपना रोल प्ले करेगा, तो याद रखिए ये क्या करता है, फॉरेन करेंसी का सेल और परचेज करता है इंटरनेशनल मनी मार्केट में. उससे उसकी प्राइस और एक्सचेंज रेट की डिमांड, एक्सचेंज की जो डिमांड है और सप्लाई है वो उसको बैलेंस कर लेता है. सपोज एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस, एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है. सो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जितनी भी उसके पास रिजर्व है फॉरेन करेंसी का वो सारा सप्लाई कर देगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. और अगर इसी के अपोजिट उसे वर्क करना है, वो चाहता है कि फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो रेज हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द सप्लाई डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो वो इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएगा. मैनेज फ्लोटिंग इज एक्सरसाइज ऑफ sale and purchase of foreign currency by the central bank so that exchange rate is managed within the desired limit. Next जो important topic दिया गया है आपको, why foreign currency is demanded, या foreign exchange की डिमांड आपको क्यों पड़ती है. तो रीजंस इसके यहाँ पे दिए गए हैं, 7 रीजंस दिए गए हैं. फर्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन. अगर मान लीजिए जो भी इंटरनेशनल लोन्स लिए गए हैं, जो लोन्स फॉरेन करेंसी में लिए गए हैं, तो उनका जो रीपेमेंट होगा वो भी फॉरेन करेंसी में होगा. इसीलिए हमें उस लोन के रीपेमेंट के लिए इंटरनेशनल करेंसी के या फिर जो इंटरनेशनल लोन्स के रीपेमेंट के लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. इंटरनेशनल लोन्स आर रेज्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, सो फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ दीज लोन. लेस डेवलप्ड countries like India, this is important component of demand of foreign exchange. Next is investment in rest of the world. Investment in rest of the world is an important business activity. We need currency ऑफ द कंट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड. सपोज आप यूएसए में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यूएस डॉलर चाहिए पड़ेगा. आप जापान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको जापान की करेंसी चाहिए पड़ेगी. नेक्स्ट इज इम्पोर्ट्स. वी इम्पोर्ट गुड्स लाइक सेल फोन्स, टीवीज एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट आर मेड इन फॉरेन एक्सचेंज ओनली. हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है. नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड. Foreign exchange is needed to make the direct purchases from abroad because people from our country visit to the other countries of the world as tourists. As a tourist, for medical treatment, for as a student, हमारे यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं, विदेश जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो उन्हें वहाँ खर्च करने के लिए फॉरेन करेंसी तो चाहिए ना. नेक्स्ट इज ग्रांट एंड डोनेशन. ग्रांट एंड डोनेशन वन साइड पेमेंट होते हैं विच इज मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डोनेशन टू द कंट्री आर ऑफन मेड इन टर्म्स ऑफ करेंसी ऑफ
दैट कंट्री। जैसे सपोज हम किसी कंट्री में डोनेशन करना चाह रहे हैं तो हमें उन्हीं की करेंसी में डोनेशन करना है, तो उसके लिए भी हमें यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनकम्स। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑल्सो अराइजेज for the payment of factor incomes like rent, interest, profit, dividend, wages, which are sent to abroad. It is like the factor income to the rest of the world. जो rest of the world को हमें factor incomes का payment करना है, उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड रहेगी। नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। फॉरेन एक्सचेंज पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरेन करेंसीज लाइक यूएस डॉलर इज डिमांडेड बाय द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। मोर फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट इज लो एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट या सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये तो हमने पढ़ा था कि डिमांड हम क्यों करते हैं फॉरेन करेंसी की। अब कहाँ से हमें ये फॉरेन करेंसी आती है या मिलती है, या कहाँ से ये सोर्स है इसका। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट। जब हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं किसी कंट्री के लिए तो मनी का इनफ्लो होता है या फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, क्योंकि वो आपको पेमेंट करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द यूएस वर्ल्ड मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया। Next is investment from rest of the world. Investment from rest of the world is the another sources of foreign exchange. जो FDI वगैरह होते हैं उनके थ्रू हमें foreign currency मिलता है. Lots of foreign exchange flows from developed countries to the underdeveloped countries through this channel of economic activity. Next, direct purchases by rest of the world. Direct purchases by rest of the world मतलब हुआ कि डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेसिडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो कंट्रीज़ के रेसिडेंट है अगर वो इंडिया में कुछ परचेजिंग करते हैं तो उससे भी फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई बढ़ता है। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट रिफर टू द बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम वुड मीन फ्लो ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स करेंसी एंड फ्रॉम यूके टू इंडिया। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। नेक्स्ट इज ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप डोनेशन देते हो तो फॉरेन करेंसी का डिमांड करती हो, और अगर आपको मिलता है तो आपका फॉरेन करेंसी का सप्लाई होता है। नेक्स्ट, इनकम रिसिप्ट। फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो flows from rest of the world to the domestic economy by the way of income receipts. These receipts refer to the receipts of factor income from rest of the world. Next is remittance by the non-residents. Remittance मतलब help वगैरह होती है या जो पैसा भेजते हैं ना NRIs. Remittance by NRIs are an important source of supply of foreign exchange from rest of the world. Such remittance are indeed a significant component of foreign exchange supply in the developing countries like इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे नेशनल करेंसीज अलग अलग कंट्रीज़ की डील होती हैं। इट इज़ अ सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज। बायर एंड सेलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विश टू बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज ही खरीदते हैं और फॉरेन एक्सचेंज ही सेल करते हैं। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है इसके क्या फंक्शन है? फर्स्ट इज ट्रांसफ़र फंक्शन। इट एम्प्लाइज ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो परचेजिंग पावर होती है ना इसको ट्रांसफ़र करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट इज क्रेडिट फंक्शन। इट एम्प्लॉइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन ध्यान से समझिएगा। इट एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू द वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सबसे मेन फंक्शन है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन में जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर्स के लिए एक तरह से, कि वो जो रिस्क होती है ना फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वेरिएशन होता है उससे होने वाले लॉस से बचाता है। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो लॉक कर दिया जाता है, मीन्स फिक्स कर दिया जाता है, ताकि फ्यूचर सप्लाई जो है वो इफेक्ट ना हो फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो दो तरह के वर्क ऑपरेशन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ऑपरेशन यहाँ वर्क की बात की गई है। फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन एंड सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन और करंट ट्रांजेक्शन। जो अभी हो रहे हैं या एट द टाइम वाले ट्रांजेक्शन हैं वो स्पॉट मार्केट में जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर। इट डज नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज। स्पॉट ट्रांजेक्शन है तो डेली के डेली मेटर्स जो नेचर्स होगा, इसका नेचर होगा डेली नेचर का, मीन्स जो ट्रांजेक्शन होंगे एट द टाइम वाले ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजेक्शन। फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली सच ट्रांजेक्शन
ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मीन्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी डिलीवरी फ्यूचर में होगी वो ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड मार्केट में जाएंगे। सच ट्रांजेक्शन आर साइन टुडे बट दे आर टू बी मटीरियलाइज ऑन ऑनर्ड ऑन द फ्यूचर डेट। पर स्पॉट मार्केट की जो ट्रांजेक्शन होंगी ना वो एट द टाइम उनका ऑनर हो जाएगा या मटेरियलाइजेशन हो जाएगा। पर फॉरवर्ड मार्केट में डील तो आज हुई है या साइन आज हुआ है, पर उसका जो डिलीवरी होगी या मटेरियलाइजेशन हो गया या ऑनर होगा वो फ्यूचर में होगा। Characteristics of forward market, it only caters to the forward transaction, don't deal in spot transaction, and it defines forward exchange rate, the exchange rate at which transaction are to be honored. Why forward transaction are contracted? अब अगर फ्यूचर में मान लीजिए एक्सचेंज रेट कम या ज़्यादा हो जाता है तो लॉस या प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, तो फिर क्यों ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं? इट अवॉइड्स फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन आर द ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर टू रीजन्स। फर्स्ट is that to avoid the risk of any adverse change in exchange rate and to avoid speculative trading। अभी अगर ट्रांजेक्शन साइन हुआ है, जैसे आज की डेट में अगर ट्रांजेक्शन साइन हुआ है तो जो आज की रेट का एक्सचेंज रेट है वो उसी के हिसाब से फ्यूचर में ऑनर होगा। मतलब जो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है ना वो जब उसका ऑनराइजेशन होगा या मटेरियलाइजेशन होगा सो वो आज की डेट में होगा क्योंकि वो साइन आज हुआ है, इसीलिए भी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। और जो स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं उनको करने के लिए भी जो होते हैं ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होते हैं। मेन इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है हैजिंग फंक्शन। हैजिंग फंक्शन जो मेनली होता है वो रिस्क अवॉइड करने के लिए होता है एक्सचेंज रेट की। तो मेन ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मेन फंक्शन हैजिंग फंक्शन